बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो बायोलॉजी क्लास 10th का यूनिट नंबर 12 कोऑर्डिनेशन का अमल कैसे होता है और कोऑर्डिनेशन के अज्जा कौन कौन से हैं और ये किस तरीके से काम करते हैं, ये आज हम पढ़ेंगे। ये बात आपको याद रहे कि इस यूनिट में से ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, अदरवाइज जो है इनमें से कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर आता है। इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से इस यूनिट को, इस टॉपिक को जो है ना वो पढ़ना है, सुनना है और उसके बाद इसके अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं अपने लेक्चर की जानिब बढ़ूँ, मेरी आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो है मेरा यूट्यूब चैनल PMC को जो है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो, चाहे वो उसके अंदर लेक्चर हो 9th 10th बायोलॉजी केमिस्ट्री या फर्स्ट ईयर्स के, या फिर किसी सोशल इशू के ऊपर कोई वीडियो पॉलिटिकली हो, तो वो आपको जो है वक्त से पहले या वक्त के ऊपर जो है अवेलेबल हो सके। तो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हम अपने इस आज के जो टॉपिक की जानिब, जो कि आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है कि कोऑर्डिनेशन का है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि हमारे जो पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं ये एक दूसरे के साथ जो मिलजुल के काम करते हैं, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन कैसे मुकम्मल होती है? इस कोऑर्डिनेशन के अंदर 5 ऐसे आर्गन्स हैं, अज्जा है, जो कि कोऑर्डिनेशन के अमल को मुकम्मल करते हैं। सबसे पहले जो है स्टिमुलस, फिर उसके बाद ये एरो से शो हो रहा है रिसेप्टर है, रिसेप्टर के बाद कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, इसके बाद इफेक्टर्स होते हैं और आखिर के ऊपर रिस्पांस होता है। अब हम इसकी तफसील पढ़ते हैं कि ये स्टिमुलस क्या होता है, रिसेप्टर्स क्या होता है, कोऑर्डिनेटर्स क्या होते हैं, या फिर इसके बाद इफेक्टर्स क्या होते हैं, रिस्पांस क्या होता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहली बात ये है कि कभी आपने देखा होगा कि सूरजमुखी के जो अपना पौधे हैं, फूल हैं, वो सूरज की जानिब मूवमेंट्स करते हैं। कभी कभार आपको गर्मी का एहसास होता है तो आप उठ के जो है ना वो छांव में चले जाते हैं या पंखा चला लेते हैं। तो वो चीज़ जो आपके अंदर अंदरूनी या बैरूनी तौर पे तब्दीली का अमल पैदा करती है, हम उसको स्टिमुलस या फिर स्टिमुलाई बोलते हैं। पहला ये स्टिमुलस हमारे अंदर यानी जानदारों के अंदर वो अशिया, वो चीज़ें जो अंदरूनी या बैरूनी तौर पे असरअंदाज होके उसके अंदर रिस्पांस पैदा करती हैं, उनको हम स्टिमुलस बोलते हैं। इसकी मिसालें आपके सामने खड़ी हैं, हरारत हो गई, सर्दी हो गई, दबाव हो गया, या फिर आवाज़ की लहरें होगी, या फिर कोई केमिकल। ये आपने ऐसे याद करना है, इसकी तारीफ और इसके साथ मिसालें भी ज़रूर पुट करनी है। अब बढ़ते हैं दूसरे हमारा जो इसके कोऑर्डिनेशन का जुज है, उसको हम बोलते हैं रिसेप्टर। रिसेप्टर वो चीज़ होती है जो आपके स्टिमुलस को महसूस करती है, उसको हम बोलते हैं रिसेप्टर्स। बिलफर्ज देखें, अगर कोई आपने चीज़ देखी है तो आपकी आंख ने वो चीज़ देखी, आंख आपके रिसेप्टर्स है। आप मेरी बात सुन रहे हैं तो मेरी जो आवाज़ है वो आपके कान के जरिए जो है आप सुन पा रहे हैं, तो आपके कान जो है वो रिसेप्टर्स है। यानी कि वो चीज़ जो स्टिमुलस को महसूस करती है, देखती है, उसको हम बोलते हैं रिसेप्टर्स। जिस तरह ये मिसालें भी दी हैं, कान हो गया, आंख हो गया, या फिर नाक हो गया। इसके बाद तीसरा जुज है कोऑर्डिनेटर्स। क्या होता है कि वो ये जुज है अपना कोऑर्डिनेशन का, जो रिसेप्टर से मालूमात लेते हैं और फिर इफेक्टर तक जो है वो मखसूस पैगाम पहुंचाते हैं। ये आपने याद करना है, कोऑर्डिनेटर्स वो अज्जा जो रिसेप्टर से मालूमात लेते हैं, उसके ऊपर सोच विचार करने के बाद इफेक्टर तक पैगाम देते हैं। अब देखें, ये पैगाम जो है 2 तरीकों से होता है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि कोऑर्डिनेशन 2 तरीकों से होती है। एक होते हैं कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम के जरिए, और दूसरी जो कोऑर्डिनेशन होती है केमिकल के जरिए। अब क्या होता है, ये मैंने आपके सामने ये एक डायग्राम बनाई हुई है। कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम के अंदर पहले स्टिमुलस होगा, रिसेप्टर्स होगा, वहां से ये नर्व जो है नर्व इंपल्सेस पैदा करके ये मैसेज जो लेके जा रही है दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। ये कोऑर्डिनेटर्स हैं। ये क्या करते हैं, जो मैसेज इनके पास आया उसके ऊपर सोच विचार करते हैं। सोच विचार करने के बाद फिर ये क्या करते हैं कि ये मैसेज फिर नर्व इंपल्सेस के जरिए इफेक्टर तक पहुंचाते हैं, और इफेक्टर जो है वो मसल भी हो सकते हैं, ग्लैंड भी हो सकता है, और इसके बाद उस चीज़ का रिस्पॉन्स पैदा होता है। लेकिन अगर हम देखें केमिकल कोऑर्डिनेशन के जरिए, तो इसके अंदर से जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं वो एंडोक्राइन सिस्टम होता है। ये बात आपने याद करनी है। केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर जो है कोऑर्डिनेटर जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। ये फिर मखसूस किस्म के हार्मोन्स पैदा करते हैं, जहाँ पे फिर केमिकल के जरिए रिस्पॉन्स पैदा होता है।
ایک بات اور بھی یاد رکھنی ہے، یہ نروس سسٹم جو ہوتا ہے بہت تیز ہوتا ہے اور یہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے. اس کے برعکس جو کیمیکل کوآرڈینیشن ہے یہ سست ہوتا ہے اور یہ طویل دورانیے کا ہوتا ہے. اب اس کے بعد کوآرڈینیٹر کے بعد ایفیکٹرز، وہ کمپوننٹس جو کوآرڈینیٹرز کے پیغام پر مخصوص رد عمل شو کرتے ہیں ان کو ہم ایفیکٹرز بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں ان کو؟ ایفیکٹرز بولتے ہیں. بالفرض اگر آپ نے کوئی ڈوگی وغیرہ دیکھا ہے تو سامنے کھڑا ہے، میسج جائے گا، اس فیصلہ ہوگا، فیصلہ ہونے کے بعد آپ کے پاس دو میسج آ سکتے ہیں. یا تو یہ آ سکتا ہے کہ آپ جو ہے نا آپ مڑے اور دوڑ لگا جائے. دوسرا میسج یہ بھی آ سکتا ہے کہ پتھر اٹھائیں اس کو مارے. اب میسج وصول ہو گیا، آپ کی ٹانگیں یا آپ کا جو ہاتھ ہے، پتھر اگر کا آرڈر آ گیا تو پھر آپ کا ہاتھ، یہ ایفیکٹرز ہوگا. اگر بھاگنے کا آرڈر آئے گا تو پھر آپ کی ٹانگیں جو ہے وہ ایفیکٹرز ہوگی. اب اس کے بعد یہ ہوا آخری ہمارا جو کمپوننٹس ہے وہ ہے رسپانس. اب کیا ہوتا ہے کہ کوآرڈینیٹر کے پیغام کے بعد ایفیکٹر کا جو رد عمل آپ نے شو کیا، یعنی اگر آپ نے دوڑ لگا دی یا آپ نے ڈوگی کو پتھر مارا ہے تو وہ آپ کا رسپانس ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کا رسپانس ہوتا ہے. تو آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے یہ یہیں پہ ختم ہوا. تو آج ہم نے پڑھا ہے کوآرڈینیشن کا عمل. اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 5 اجزاء ہوتی ہے جو اس کوآرڈینیشن کے عمل کو مکمل کرتے ہیں. ایک ہے اسٹیمولس، ریسیپٹرز، کوآرڈینیٹر، ایفیکٹر اور رسپانس. تو اسٹوڈنٹس آج تک کے لیے اتنا ہی کافی. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.